आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा बॉन्ड इंटरप्रिटेशन। अगर हम बॉन्ड इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें ना, तो वो बताता है कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी जगह पे मिलने का जो संभावना है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हम लोग कैसे निकालते थे वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहां पे बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एग्जिस्टिंग विद इन दिस एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डीवी इज गिवन बाय। मतलब क्या, यहां पे चीजों को थोड़ा समझना है। जैसे कि अगर हम यहां पे बोलते हैं कि ये हमारा अगर P प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि इसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली साई एस्ट्रिक और साई जो होता है ना प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको जैसे ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया गया तो ये हमारा निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर स्पेस। किसी भी स्पेस में, किसी भी वॉल्यूम में किसी भी पार्टिकल की जो मिलने का संभावना है, मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारा जो उसका फॉर्मूला है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर हम बोलें द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ फाइनाइट वॉल्यूम भी इज गिवन बाय। ठीक है ना, कोई अगर फाइनाइट वॉल्यूम भी है उसको कैसे लिखा जा सकता है, तो उसको हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे। ये हमारा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम के बारे में बात किया गया था, ये एलिमेंट वॉल्यूम का बात किया गया था। बहुत छोटा, बहुत छोटा वॉल्यूम में पार्टिकल के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी था उसको हम लोग इस तरह से मैथमेटिकली लिखे थे। लेकिन अभी अगर हम बोले कि कोई एक फाइनाइट वॉल्यूम है, कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको निकालना है, उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में हमारा जो पार्टिकल के मिलने की संभावना है, पार्टिकल का जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी विच इज इक्वल टू पी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि यहां पे हमारा dx है, dy है, dz है, क्योंकि वॉल्यूम में तो तीनों का ही प्रोडक्ट होगा ना। तो ये हमारा निकल के आ गया आपके सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ फाइनाइट वॉल्यूम भी। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब बात ये है, यहां पे ये बात तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी स्पेस में पार्टिकल के जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है ना, तो अब बात यहां पे ऐसा आता है कि अगर हम इसको वन डायमेंशन में बात करें, तो हम वॉल्यूम के बारे में बात किए, अब हम बात करेंगे एक पार्टिकुलर डायमेंशन के बारे में। अगर हम एक डायमेंशन का बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होगा, जहां पे हम लोग dx dy और dz लिख रहे थे वॉल्यूम, यहां पे हम सिर्फ एक डायमेंशन की बात करेंगे, दैट विल बी dx ओनली, p dx। क्लियर है? तो यहां पे x1 से x2 तक मान लेते हैं कि हमारे पास एक x एक्सिस है, उस एक्सिस में हमारा पार्टिकल हम लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, तो x1 से x2 तक में पार्टिकल का जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 तक p dx। दिस विल बी इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन x1 से x2 तक p की जगह पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी p है उसको हम लोग साई एस्ट्रिक इंटू साई dx लिख सकते हैं। ये साई एस्ट्रिक बेसिकली जो साई हमारा वेव फंक्शन है उसका कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है ना, तो ये साई एस्ट्रिक क्या है ये भी आपको पता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो इसको अगर हम लिखें इस तरह से, द पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी समवेयर इन स्पेस। यहां तक अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी था, थ्री डायमेंशन में यानी कि किसी वॉल्यूम पे किसी भी पार्टिकल के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी था उसके बारे में बात की। लेकिन अब जो हम बात करेंगे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो बताता है हमारा नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो अगर हम बोले द पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी समवेयर इन द स्पेस, अगर हमको ये पता चल जाए कि किसी पार्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल है, मतलब 100% हमको वहां पे उस स्पेस में पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा, तो उस पार्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल के मिलने की संभावना तो 100% है, 100% है। ये तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि उस पार्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 से यस और नो, और यही तो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं द पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी समवेयर इन द स्पेस सो दैट एक्सटेंडिंग द इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस। ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटी बिकम्स अ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब उसका एक अनसर्टेन वैल्यू नहीं आएगा, एक सर्टेन वैल्यू आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर स्पेस में हमारा
पार्टिकल है, अगर उस पर्टिकुलर स्पेस में हमारा पार्टिकल है तो पार्टिकल तो गारंटीड वहां पे मिलेगा, मतलब कि उसके मिलने की संभावना होगी 100% और प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो इसीलिए इट इक्वल्स यूनिटी लिखा गया है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, उस पार्टिकुलर स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी है, पार्टिकल के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 1 हो गया, इसका मतलब 100% उस स्पेस में हमारा पार्टिकल है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हमको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है ना। आगे देखेंगे इसको, जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साई एस्ट्रिक इंटू साई को हम लोग मॉड साई स्क्वायर भी लिखते हैं। आप बोलोगे क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी वेव फंक्शन का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेकर के उससे उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा एक रियल पॉजिटिव वैल्यू आता है। हम लोग देखे भी थे पिछले लेक्चर्स में। यहां पे ये वैल्यू हमारा क्या गया 1, तो मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन है। तो ये नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, चलिए एक बार डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं कि किसी भी वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कैसे करेंगे। लैंग्वेज में देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बोला ये जाता है कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ओवर पॉसिबल लोकेशन, मतलब कि अगर किसी भी जगह पे आपको पता है कि यहां पे पार्टिकल है, ठीक है ना, तो उस पे जो इंटीग्रेशन किया जाता है जिसका रिजल्ट यूनिटी हो तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन। मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर रीजन में अगर पार्टिकल के मिलने की संभावना 1 है, मतलब कि 100% है, मिलने की संभावना अगर 100% है तो प्रोबेबिलिटी होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी जो 1 कर रहे हैं ना, उसी कंडीशन को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। किसी भी चीज का जो प्रोबेबिलिटी 1 किया जाता है उसी को हम लोग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं, जो कि आपको मैथमेटिकली दिख भी रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो अब ये नॉर्मलाइजेशन तो ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कोई भी हमारा वेव फंक्शन जो आपको गिवन है वो हमारा नॉर्मलाइज ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं होता है, तो हमको निकालना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। क्या निकालना पड़ता है? नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। अभी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता क्या है, एक बार देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर एक वेव फंक्शन है साई, क्या है? वेव फंक्शन साई, और वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो अगर हम एक कांस्टेंट जिसको हम लोग ए मानते हैं, जैसे कि लैंग्वेज में अगर हम देखें, ये बोला है कि समटाइम्स साई इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। बहुत समय ऐसा होता है कि साई हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग साई को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, इस तरह से कि जो नया वेव फंक्शन ए साई आएगा वो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक है ना। हम लोग क्या मान लिए कि हमारा जो नया वेव फंक्शन होगा ए साई वो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होने वाला है। ठीक है ना। तो ये बात तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समटाइम्स साई इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इस केस में हम लोग साई को मल्टीप्लाई किया किससे? ए से, तो नया वेव फंक्शन बना ए इंटू साई, जो कि हमारा क्या है? एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो अगर हमारे पास ए साई एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ए साई इंटू ए साई एस्ट्रिक डीएक्स, ये हमारा 1 होगा। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ए साई इंटू ए साई एस्ट्रिक dx dy dz इक्वल टू 1, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका वैल्यू हमारा 1 होता है। होगा भी 1 क्योंकि ये हमारा प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर रीजन। ठीक है ना। इस पार्टिकुलर रीजन में जो पार्टिकल के मिलने की संभावना है वो हमारा 1 है। तो पहला जो वेव फंक्शन था वो नॉर्मलाइज नहीं था, उसमें ए को मल्टीप्लाई करके हम फंक्शन को नॉर्मलाइज किए हैं। तो अगर इस ए का वैल्यू हमको पता चल गया ना, तो वो जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, चलो ये आगे देख लेते हैं। यहां पे जो dx dy और dz है ये हमारा dv है, जो कि हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको दिखेगा कि जो वॉल्यूम का केस लिए थे वो तो ठीक था। अब हम लोग बात करेंगे 1 डायमेंशन में, जो पार्टिकल है हमारा 1 डायमेंशन में है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा मैथमेटिकली, इसको हम लोग लिखेंगे -∞ से +∞, ए साई
इंटू ए साई एस्ट्रिक, क्योंकि दोनों तरफ एक इसमें एस्ट्रिक था तो ए साई एस्ट्रिक। ए हमारा बेसिकली अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ए हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये तो एस्ट्रिक पे भी उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एस्ट्रिक का फर्क हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही पड़ता है। तो हमारा साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन था जिसका आंसर यहाँ पे साई एस्ट्रिक लिख दिए। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और इक्वल टू 1, वन डायमेंशन के नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इक्वल टू 1 लिख दिए। अब इसके बाद ए स्क्वायर को बाहर निकाले जो कि दिख रहा है, साई इंटू साई एस्ट्रिक इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डीएक्स लिखे, वन डायमेंशन की बात हो रही है, इक्वल टू 1। इस पूरे पार्ट को अगर हम यहां नीचे डिवाइड कर दे तो क्या कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पूरे इंटीग्रल पार्ट को हम नीचे डिवाइड करने वाले हैं और ये कुछ हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ए स्क्वायर मॉड का मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आना है, इसीलिए इसको हम लोग मॉड के अंदर में रखे हुए हैं। और ए स्क्वायर है, हमको निकालना है ए, तो ये स्क्वायर जो है इसको अगर हम इधर रूट कर देंगे तो ये हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू अगर ये है तो इसी का अगर रूट निकाल देंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकल गया। और ये जो ए का वैल्यू निकला इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, हमारा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या फिर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर या फिर नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। ऑल्सो नॉर्मलाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना वो टाइम से हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अगर आप टाइम का फंक्शन रखते हैं तो अपने आप वो गायब हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ हमेशा एक आयोटा आएगा और जैसे ही आप साई एस्ट्रिक और साई को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आयोटा वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि आपस में माइनस होकर के कैंसिल हो जाएगा और वहां पे टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा हमारा जो नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये हमारा था नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर जो भी बोले हम लोग, या फिर नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट की बात करें तो ए निकालने का प्रोसेस हमको पता चल गया कि ए हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करते हैं, ए साई हमारा एक वेव फंक्शन था जो कि नॉर्मलाइज्ड नहीं था, तो उसको नॉर्मलाइज मान लिए कि ए से एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलाइज्ड बन जाएगा। तो उसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाए, कंडीशन निकालने के बाद जो ए का वैल्यू आएगा तो दैट वैल्यू ऑफ ए विल बी द नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, जो कि आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है। अब इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं हम लोग ना, एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक क्वेश्चन देखते हैं, सवाल से ज्यादा क्लियर होता है चीजें। अब क्या है ना, वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। देखो हमारे पास साई कुछ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है। अगर इस ए का वैल्यू निकाल दिए, मानते हैं कि ये हमारा जो है फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय द गॉसियन वेव पैकेट वेव फंक्शन। ये जो हमारा वेव फंक्शन है इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन में ए अवेलेबल है, तो इस ए का वैल्यू अगर हम निकाल दें, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा करके, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई साई एस्ट्रिक डीएक्स इक्वल टू 1। वही केस यहां पे भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो वही कंडीशन अगर हम लगाए और लगाने के बाद ए का वैल्यू निकाल दे तो वो जो ए का वैल्यू होगा दैट वैल्यू ऑफ ए विल बी द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। चलिए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और हम बोलते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता क्या है। बहुत अच्छे से पता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एक्स साई एस्ट्रिक एक्स डीएक्स इक्वल टू 1, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना। और इसके बाद साई का वैल्यू क्या है, हमको दिख रहा है साई का वैल्यू क्या है, a इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर आई के एक्स, ठीक है ना। और साई एस्ट्रिक निकालने के बाद करेंगे तो यहां पे आई की जगह पे माइनस आई आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा साई एस्ट्रिक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पे बोला क्या गया है कि साई एस्ट्रिक इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई एज इट इज, जैसा अभी आपको हम बताए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और बोले कि हमारे पास साई एक्स का वैल्यू दिया हुआ क्या है, तो एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम यहां पे लिख दिए। और ये जो साई दिया हुआ हमको यहां पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में साई दिया हुआ है, तो हम यहां पे तो साई लिख सकते हैं, लेकिन साई एस्ट्रिक तो निकालना पड़ेगा ना। साई एस्ट्रिक का मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना पड़ेगा। तो साई अगर हमको पता है तो साई एस्ट्रिक की अगर हम बात करें तो साई एस्ट्रिक हो जाएगा ए टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2
ई टू द माइनस आई के एक्स, यहां पे आई था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे तो जहां पे आई रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात की गई है तो आयोटा हमारा नेगेटिव हो गया है, जो कि आपको यहां पे इक्वेशन में दिख रहा है। अब साई को साई एस्ट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जब इसको प्रोडक्ट किया जाता है तो ये पार्ट पूरा, ये साई का वैल्यू ये है और साई एस्ट्रिक का वैल्यू ये पूरा है, जो कि यहां नेगेटिव में है। इसको और इसको ध्यान से देखो, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो दोनों का पावर बाई टू है, तो यहां पे 2 क्या हो जाएगा, ऐड होकर के 1 हो जाएगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका पावर को ऐड करोगे तो हमारा ये वैल्यू आना है। और उसके बाद ई का पावर आई के एक्स और ई का पावर माइनस आई के एक्स, ई का पावर आई के एक्स और माइनस आई के एक्स को ऐड करेंगे ई का पावर को, तो ई का पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1। तो हमारा साई एक्स इंटू साई एस्ट्रिक हमारा ए स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का जो हमारा फॉर्मूला था, उसमें हम लोग साई इंटू साई एस्ट्रिक का वैल्यू को पुट करते हैं, और जैसे ही पुट किए हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गया। तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब यहां पे क्या है ना कि ये एक स्पेशल इंटीग्रल है। इस स्पेशल इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें मैथमेटिकली, ठीक है ना, जिसको हम लोग गामा फंक्शन भी बोलते हैं, हम लोग गामा फंक्शन अभी फिलहाल मैथमेटिकल फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे गामा फंक्शन हमारा क्या है, लेकिन गामा फंक्शन पढ़ने से पहले हम बस बता देते हैं एक स्पेशल इंटीग्रल है जो कि हमारा गामा फंक्शन के अंदर में आता है। ठीक है ना, और इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो हम आपके सामने लिख करके रख देते हैं। ठीक है ना, यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और जो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये जो आपको यहां पे दिख रहा है, इसका वैल्यू रूट पाई बाई अल्फा होगा। ठीक है ना, यहां पे माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसका जो पूरा वैल्यू होता है रूट पाई बाई अल्फा, बेसिकली ये गामा फंक्शन का एक पार्ट है। ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, बेसिकली समझे तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल का वैल्यू हमारे पास आ गया है। तो इसके जगह पे ए स्क्वायर इंटू इसके जगह पे हम लोग रूट पाई बाई अल्फा लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख दिए ए स्क्वायर इंटू रूट पाई बाई अल्फा, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता चल गया है यहां से स्पेशल इंटीग्रल से। ठीक है ना, और इसको हम लोग 1 लिख दिए, अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट पाई को डिवाइड करेंगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर है, इधर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो अल्फा का पावर हाफ और पाई का पावर 1/4। तो इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास ए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अल्फा का पावर हाफ और पाई का पावर 1/4। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया है, और ए का वैल्यू जो आया है इसी वैल्यू को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या फिर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ आपका ही भला ना हो, बाकी आपके फ्रेंड्स का भी भला हो जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।